तो गाइस, जैसे कि आपसे मैंने कहा था इसको जल्दी से खत्म कर दूंगा, तो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, रेडियो एक्टिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मल्टी कॉन्सेप्चुअल, न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए मिलता है, एटम के बारे में जानने के लिए मिलता है, रिसर्चों के बारे में। अगर किसी ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो भाई इसको स्किप करें, पहला वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि सब कुछ उसी में बता दिया गया है। और बहुत मजेदार है भाई, आपको वहां नई से नई चीजें सीखने मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। उसको देखने के बाद आप ये जरूर कहोगे कि यार हमने कुछ नया सीख लिया। होल हार्टेडली लिटरली बोल रहा हूं, आप कुछ ना कुछ नया सीख जरूर लोगे। चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं, लेक्चर नंबर 2 को। इसमें भी 20 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है और बिल्कुल लगातार चल रहा है। देखो भाई, हमसे इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा, इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा, गामा किरणें क्या होती हैं आपको बता रखा। गामा किरणें जो होती हैं नाभिक से निकलने वाली ज्यादा ऊर्जा की किरणें होती हैं। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। ये किरणें होती हैं, ना कि कण, ये वाली बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। लेक्चर नंबर 1 में बहुत समझा रखा, लिख रखा वहां भी। तो भेदन क्षमता की बात कर रहा है, भेदन क्षमता उसकी ज्यादा होती है जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड उसकी ज्यादा होती है जिसका मास कम होता है। तो भेदन क्षमता की बात कर रहा है, भेदन क्षमता गामा किरणों की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मास है ही नहीं और स्पीड तो इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता, अब आयनन की अगर बात करोगे तो आयनन क्षमता उसकी ज्यादा होती है जिसका मास ज्यादा होता, और जिसका मास ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है। तो बताओ, बीटा किरण, अल्फा किरण, गामा किरण। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है सबसे कम होती है, लेकिन आयनन क्षमता सबसे अधिक, आयनन सबसे अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम होती है और इनका वजन ज्यादा होता है, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है ये? हीलियम का न्यूक्लियस। इनको He+2 के नाम से जानते हैं। तो लिख दो यार, अल्फा किरण, इनका आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। हमसे कह रहा है कि किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। ओ मैंने कम देख लिया यार, ओ माय गॉड, यहां पर कम पूछ रहा है, तो आयनन क्षमता कम उसकी होगी। अब इसका उल्टा कर दो, मैंने कहा कि अल्फा किरणों का वजन ज्यादा होता है तो इसकी आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब जिसका सबसे कम वजन होगा उसकी आयनन क्षमता उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम वजन जो होता है वो गामा का होता है, गामा का होता ही नहीं है वजन, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। वो तो अच्छा, मेरी लास्ट में नजर पड़ गई भाई, लेकिन हाँ बोला तो मैंने सही था, बोला तो मैंने यही था ना कि अल्फा किरण का वेट ज्यादा है तो इसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक है। लेकिन सबसे कम पूछा था तो कब सबसे कम आपके लिए गामा किरण हो जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग छिपाने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक, अब आ गई बात, लो सबसे अधिक की खत्म कर दो, अल्फा किरणों की, ठीक है, वो वाली बात अभी यहां आ गई। अगला क्वेश्चन जिसमें कह रखा है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। आपको मैंने बता रखा था इसके बारे में, लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से बता रखा, मैंने बता रखा था कि एक्चुअल में जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पहली बात तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर ये रेडियो एक्टिविटी क्यों आई, क्योंकि नाभिक के अंदर जो है ना अनस्टेबिलिटी आ गई, वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया और डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर दिया उसने अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके। लेकिन लास्ट में जो परिवर्तित होता है वो होता है लेड के अंदर। किसमें? लेड। लेड को आप क्या बोलते हो? सीसा, पीबी, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82। परमाणु क्रमांक 82 से आगे के तत्व जो होते हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो बहुत बिगड़ा हुआ होता। न्यूनतम पारगम्य शक्ति, पारगम्य का मतलब होता है भेदन क्षमता। अब भेदन क्षमता सबसे कम किसकी होगी? जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा। वजन है अल्फा किरणों का सबसे ज्यादा, तो हमसे कह रहा है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। अब बताओ, न्यूनतम पारगम्य भेदन क्षमता सबसे कम किसकी है? अल्फा किरण की। आपको बता रखा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है और पूछे जाएंगे, रिपीट भी मारे जाएंगे, आप नहीं रोक सकते किसी भी एग्जाम को। अगला, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया था? तो ये था पोलोनियम। एक्चुअल में पोलोनियम की जो खोज हुई थी, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पोलोनियम की जो खोज की थी वो मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने की थी। डोले शोले बनना है, पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने की थी। आपको तो पता है इन लेडीजों का नाम, इन्हें नोबेल प्राइज मिलता, मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, है ना, हस्बैंड वाइफ थे ये। एक्चुअल में इन्हें इस फील्ड में रेडियम की खोज पर इन्हें रेडियो एक्टिवता के बारे में तो बात नहीं कर रहे, हालांकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है रेडियम, क्योंकि रेडियम जो निकाला गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो पिच ब्लेंडे नामक पदार्थ से किया गया था। पिच ब्लेंडे बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा करा, उसमें थोड़ा सा रेडियम निकला,
तो रेडियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि इंपॉर्टेंट है वो खोज भी, लेकिन पोलोनियम की खोज भी पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने मिलकर की थी। पोलोनियम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जहर पोलोनियम है। अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि साइनाइड है, तो साइनाइड से ज्यादा खतरनाक जहर पोलोनियम है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं गाइस, इसका 1 ग्राम लाखों लोगों की जान ले सकता है, 1 ग्राम। और इसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि अगर इसको नमक के दाने के बराबर मुंह में रख लूं तो गाइस इंसान को ये हाथों हाथ मार देगा। क्यों? क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, ये हमारी बॉडी को, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देगा और इंसान को मार कर रख देगा। तो पोलोनियम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा विषैला है। इतना ज्यादा विषैला है कि जो पहला व्यक्ति जो मरने वाला था ना, वो पीरे क्यूरी और मेरी क्यूरी का खुद का फैमिली मेंबर था। सर्च कर लेना आप चाहें, बहुत खतरनाक है। चलो अगली बात कर लेते हैं। बहन मरी थी यार, मर गई थी मैरी क्यूरी की बहन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रिय नहीं है? भाई रेडियो सक्रियता तो वो दिखाते हैं जो बड़े बड़े एलिमेंट होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बिगड़ा हुआ होता, वो रेडियो सक्रियता दिखाएंगे। लेकिन जो छोटे हैं वो कहाँ दिखा देंगे? तो छोटा तो ये है एल्यूमिनियम ही। यूरेनियम बताओ 92 इसका परमाणु क्रमांक होता, भाई ये तो दिखाएगा ही। थोरियम बताओ, ये भी। पोलोनियम, भाई ये सब रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम 85, शायद इसका देख लेना परमाणु क्रमांक 85 के आसपास होता। थोरियम 82, 92, पता नहीं, इनके देख लेना परमाणु क्रमांक के बारे में, जान लेना, अच्छी बात है। यूरेनियम का तो 92 होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन लोगों का भी मेरे याद है, लेकिन स्लाइड कर जाते हैं दिमाग में से। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन का अवशोषण कौन करता है? न्यूट्रॉन को बोलते हो 0 and 1। इसका जो अवशोषण होता है, अवशोषण जो होता है, शोषण, अवशोषण जो होता है वो बोरोन की छड़ें होती हैं। बोरोन की छड़ें, बोरोन की छड़ें जो होती है ना, एक्चुअल में कैडमियम की भी छड़ें होती हैं, बोरोन की भी छड़ें होती हैं। कैडमियम की छड़ें जो होती हैं कंट्रोल करती हैं, लेकिन बोरोन की छड़ें जो होती है ना, इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन अगर भारी जल की बात की जाए, इसका भी एक अपना अलग रोल है। भारी जल, भारी जल, भारी जल के फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है, जिसको आप D2O कहते हो। ये मंदक का कार्य करता, मंदक का। जब न्यूट्रॉनों की स्पीड ज्यादा होती तो उनको स्लो डाउन करता, स्लो डाउन करता कि बेटे तू स्लो हो जा और जाके अब यूरेनियम परमाणु पे जाकर टकरा। तो ये स्लो डाउन हो जाता, स्लो डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता भारी जल का। फिलहाल आंसर जो हो जाएगा बोरोन। एसएससी ने 2011 पूछा। अगला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व वो नहीं होगा जो बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे, सॉरी हाँ, जो बड़ा नहीं होगा, सही बोला मैंने, और जो छोटे होंगे वो रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। तो इसमें देखो ट्राइटियम के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइटियम एक समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। समस्थानिक उनको बोलते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार, नंबर ये अलग अलग होते हैं। तो ये तीनों समस्थानिक है हाइड्रोजन के। किसके समस्थानिक है ये? हाइड्रोजन के। इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम, प्रोटियम ये पानी में इस्तेमाल होता है, H2O इसका फॉर्मूला बनता है। ये समस्थानिक ड्यूटीरियम है, ये ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम जिसका भारी जल बनता है, जिसको आप D2O कहते हो। और ये समस्थानिक है ट्राइटियम, ट्राइटियम जो ऊपर लिखा हुआ भैया। तो ये भाई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से हुए? इनके पास कहाँ इतने ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है? ठीक है भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अच्छा, आपको मैंने इसके बारे में बता रखा ना ट्राई ड्यूटीरियम के बारे में। हाँ, D2O भारी जल जो बनता वो यही होता है, ड्यूटीरियम का ऑक्साइड। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी जिसको आप बोल रहे हैं, जिसका डिसइंटीग्रेशन होने वाला, वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? अगर आपके पास कोई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया था रदरफोर्ड का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने लेड के एक बॉक्स के अंदर रखा था। लेड के बॉक्स के अंदर इसलिए रखा था क्योंकि लेड का बॉक्स जो होता है ना, एक्चुअल में वो स्टेबल होता है, वो रेडियो एक्टिवता शो नहीं करता है। रेडियो एक्टिव विघटन के बाद जो बनता है वो लेड बनता है। लेड बड़ा भी है, इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, बड़ा भी है और स्टेबल भी है। तो इसलिए लेड के बॉक्स में रखते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंटों को, एक्सपेरिमेंट बेसिस पर भी। एसएससी ने 2014 में पूछा था। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहा
एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। हालांकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। जब बीटा पार्टिकल का निकलना होता है, बीटा पार्टिकल मान लेते हैं ये ए एक्स और बीटा पार्टिकल निकला, कौन सा पार्टिकल निकल गया है, बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल निकलेगा तो यहां से कह दो बीटा पार्टिकल, चलो यहां मत दिखाओ, अब बीटा पार्टिकल हम यहां दिखाएंगे नहीं। तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक मान लेते हैं एक एलिमेंट बन गया नया जिसका नाम है वाई। तो द्रव्यमान संख्या का तो बीटा पार्टिकल, हमसे बीटा पार्टिकल की बात कर रहा है ना, बीटा पार्टिकल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से निकलते हैं। तो ये नाभिक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं डालते। द्रव्यमान संख्या यहाँ मैंने Z ले रखी है, Z ले रखी, मैंने उल्टा ही कर रखा, द्रव्यमान संख्या को उल्टा ही कर रखा। एक्चुअल में ये आपका A है द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक हो गया Z। तो एक्चुअल में द्रव्यमान संख्या तो नहीं बदलती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए आप जरा देख लें, ये माइनस के 1 को इससे बैलेंस करोगे तो Z आ जाएगा, इधर भी Z था, इधर A प्लस 0 A, तो बैलेंस है पूरी की पूरी। तो कहने की बात ये है, जब भी बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु क्रमांक बदलने से यही होता है ना कि पूरा का पूरा एलिमेंट ही बदल गया। अगर आपके पास सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और उसमें आप जबरदस्ती बीटा पार्टिकल निकलवा दोगे तो भाई साहब मैग्नीशियम बन जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है देखो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है। तो देखो यही पूछ रहा है, एक बीटा कण के उत्सर्जन परमाणु संख्या बताओ क्या होगा। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पूछा कोई बात नहीं, लेकिन आपसे तो आना चाहिए। अगर आपसे आ गया तो बस मेरा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको ही सिखा रहा हूं मैं, एग्जाम में आए वो किस्मत। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से बताओ। अब अल्फा कण के उत्सर्जन से बता रखा, मान लेते हैं इसके लिए भी, चलो ये आपका परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या, ये कोई एक्स एलिमेंट है, और क्या बना, एक नया एलिमेंट बन गया भाई। लेकिन कब बना, जब इसमें से 2He4 निकल गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी करके जाएगा, तो A- के 4, क्योंकि 4 तो ले गया, और परमाणु क्रमांक में भी 2 की कमी करके जाएगा, तो Z-2। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। तो लिख लो अल्फा कण से क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है कि सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ, अभी बता रखा जब बीटा उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है, मास नंबर नहीं बदलता। तो जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि करोगे तो 11 में 1 की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा 12, और 12 किसका होता है, ये होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम है आपका ए, मैग्नीज मत कर देना, मैग्नीज का 25 होता। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा कि 92 यूरेनियम 236 से ये बन गया यूरेनियम 87 यूरेनियम 224। हाँ एक चीज और बता दूं, मुझे याद आ गया अभी, मैं जब पोलोनियम को बता रहा था तो पोलोनियम के बारे में देख लेते हैं। पोलोनियम कहां था भाई, पोलोनियम कहां था, पोलोनियम कहां था, पोलोनियम के बारे में था। हाँ, पोलोनियम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा मुझे याद अभी आया, सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम के हैं, पोलोनियम के हैं भाई, सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं, सबसे ज्यादा आइसोटोप जो हैं वो पोलोनियम के हैं। 10 आइसोटोप, 10 से उससे ज्यादा इसके आइसोटोप है भाई, ये वाली बात ध्यान रख लेना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक देख लिया, हाँ भाई यही देख रहे थे। हमसे कह रहा है कि इससे ये बदल गया, बताओ ऐसा करने में कितने अल्फा पार्टिकल निकले, कितने बीटा पार्टिकल निकले। बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार। देखो 92 यूरेनियम 236 आप ऐसे लिख लो, इससे बना क्या है, इससे बना है 87 यूरेनियम 224। सिंपल सी बात बताऊंगा, आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं डालता, उनके मास नंबर जो ऊपर लिखे हुए होते हैं उन पे बीटा पार्टिकल नहीं डालता। सॉरी, अल्फा पार्टिकल तो डालता है लेकिन बीटा पार्टिकल कोई असर नहीं डालता, ना तो बीटा डालता और ना ही गामा पार्टिकल मास नंबर पे कोई फर्क डालता। डालने वाला सिर्फ एक ही पार्टिकल है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मास नंबर को 4 से कम कर देता, तो इसका मतलब यहां पर मास नंबर में कमी आई है, देखो कमी आई है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। तो हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कितने अल्फा पार्टिकल निकले। जरा देखो 236 से
बन गया 224। तो देखो कितने का फर्क आया, ये आ गया 12 का फर्क। एक अल्फा पार्टिकल 4 की कमी करके जाता तो 12 की कमी करने में कितने पार्टिकल निकले होंगे, 3 अल्फा पार्टिकल। तो इससे ये तो पता लग गया कि 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, 3 अल्फा पार्टिकल निकले। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 अल्फा पार्टिकल दिखा रहा है, जिसमें 3 अल्फा पार्टिकल दिखा रहा है वो तो ठीक होगा। अरे 3 ऑप्शन है जिसके अंदर 3 अल्फा पार्टिकल है, चलो एक ऑप्शन तो आपका 100% गलत हो गया, लेकिन 33% आपके चांस अब भी हैं सही होने के। अब देखो इसमें से कौन सा हो सकता है। दूसरा, 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जब 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4। एक अल्फा पार्टिकल दो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी करके जाता, तो 3 अल्फा पार्टिकलों ने कितनी की कमी करी होगी, 3 अल्फा पार्टिकल कमी करके जाएंगे 6 परमाणु क्रमांक की। तो 6 परमाणु क्रमांक की मतलब ये है 92 से जब 6 कम करोगे तो ये बैठेगा 86, लेकिन वास्तव में यहां 87 है। तो इसका मतलब यहां परमाणु क्रमांक 86 से एक ज्यादा है। तो परमाणु क्रमांक एक ज्यादा होने का मतलब यह है कि एक बीटा पार्टिकल निकला होगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब एक बीटा पार्टिकल निकला होगा जिसकी वजह से परमाणु क्रमांक कितना हो गया 87। तो 3 अल्फा पार्टिकल हो गए और एक बीटा पार्टिकल। तो जैसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कहां मिलेगा बस ये देख लो, 3 अल्फा और 1 बीटा, 3 अल्फा और 1 बीटा, देखो डी ऑप्शन ये है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो ये मिल जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत देर हो गई इसे चलाते हुए। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दे जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या हो जाएगी। क्षरण का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। एक्चुअल में रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन फिक्स होता है। आपको मैंने बताया था ना, रेडियोधर्मिता की यूनिट कितनी है 3.7 इंटू 10⁻10 लेक्चर नंबर 1 के अंदर, है ना, विघटन प्रति सेकंड। तो भाई वो फिक्स होती है। तो अगर आप मात्रा बढ़ाओगे या घटाओगे तो विघटन तो कम बढ़ती होने वाला है नहीं, विघटन फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई विघटन या क्षरण जिसको बोलते हैं ना, ये अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर 91, अभी देखो ये Pa234 बना है, हमसे करा तो कितने अल्फा और बीटा कण निकले होंगे। सिंपल सी बात है, तुरंत ये ले लो 92 यूरेनियम। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आया था और इससे क्या बना है 91 234। ठीक है भाई, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मास नंबर में कितने की वृद्धि हो गई या कमी हो गई। तो 238 से 234 हो गया तो 4 की हो गई। अब आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 होता, तो इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल कर गया होगा। एक अल्फा पार्टिकल को आप लिख दोगे प्लस का 2He4, ये वाली बात यहां तक आ गई। एक अल्फा पार्टिकल निकला, देखो अल्फा पार्टिकल 234 प्लस 4 कितना होगा 238, बैलेंस हो गई पूरी की पूरी। अब आपसे कह रहा है ठीक है, अब यहां देखो नीचे, देखो नीचे 91 और 2 कितना होगा 93, और यहां कितना 92, यहां कितना है 92, इधर कितना है 93, 91 प्लस 2 कितना हो गए यहाँ पर 93 हो गए। तो भाई इधर जो है परमाणु क्रमांक कितने बैठ रहे हैं 91 और 2 93, और यहाँ कितने बैठ रहा है 92। अब इस केस में होगा क्या, यहां से आपको एक बात तो पता लग गई कि इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकला, क्योंकि 238 से 234 हो गए, तो एक अल्फा पार्टिकल तो यहां भी है, एक अल्फा पार्टिकल यहां भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब आपके पास 50% चांस है आंसर ठीक होने के, आंसर ठीक होने के। अब आपको एक चीज और पता है, वो क्या पता है कि जो बीटा पार्टिकल होते हैं, कौन से बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि करके चले जाते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि करके चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता है तो इसको बोलते हैं बीटा निगेटिव डीके, ये होता है बीटा निगेटिव डीके। लेकिन बीटा निगेटिव डीके के साथ साथ बीटा पॉजिटिव डीके भी होता है, बीटा पॉजिटिव डीके भी होता है। जब बीटा पॉजिटिव डीके होता है तब परमाणु क्रमांक में वृद्धि ना होकर के 1 की कमी हो जाती है। बीटा पॉजिटिव डीके जब हो रहा होता है तो ये होता है -1 E0, आप ऐसे मान लीजिएगा -1, इसको ऐसे दिखाओ प्रॉपर तरीके से -1 बीटा 0, वो फिर ये होता है। आपको पता है ना, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात आप समझें, जब बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो परमाणु क्रमांक जो होता है ना, परमाणु क्रमांक घट जाता है। अभी हम जो दिखा रहे थे ना वो मैं घटने, अभी हम जो अभी तक जो करते हुए आ रहे थे, पहले करते हुए का देख लें। जो करते हुए आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि जब बीटा डीके हो रहा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई थी, तो वो बीटा निगेटिव होता है।
बीटा निगेटिव क्या करता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कर देता। लेकिन जब बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा होता है तब परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। ये भी है जिसको आप बोलते हो पॉजिट्रॉन का डीके। ये वाली बात ध्यान रख लेना। तो ये वाली बात जब ध्यान रखोगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक बीटा पार्टिकल भी निकल रहा होगा। जब एक बीटा पार्टिकल निकल रहा होगा तो भाई देखो 91 और 2 93, 93 में से एक निकाल दे वापस से कितना आ गया 92। तो इसका मतलब एक बीटा हो गया और एक बीटा हो गया और एक अल्फा पार्टिकल हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन पूछा नहीं गया। अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का हो गया, सिंपल से क्वेश्चन है ये, 70 दिन का है, 70 दिन का। अब देखो पहली बात तो ये समझ लेते हैं, अर्ध आयु बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, अर्ध आयु। अब अर्ध आयु किसे कहते हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु का मतलब ये होता है कि उसकी ओरिजिनल अमाउंट का आधा होने में कितना समय लगा, वो उसका अर्ध आयु काल कहलाता। तो उसने कह रखा कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है। तो इसका मतलब 70 दिन जो है, अर्ध आयु काल कितना दे रखा है इसका, 70 दिन। 70 दिन में क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। 70 दिन में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 1 ग्राम था तो ये 70 दिन बाद कितने ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 ग्राम। 70 दिन बाद जो हो जाएगा 0.5 ग्राम हो जाएगा। और ये हाफ लाइफ जिसको अर्ध आयु कहते हैं ना, ये फिक्स होती है। ये क्या होती है, फिक्स होती है हाफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि अब 0.5 ग्राम से और आधा होने में जो वक्त लगेगा वो फिर से 70 दिन लगेगा। तो 0.5 ग्राम से इसका आधा करो तो ये हो जाएगा 0.25 ग्राम। ऐसा होने में लगा समय अगेन 70 दिन होगा, क्योंकि देखो 0.5 से अगर 0.25 को देखोगे तो ये आधा है 0.25 का, तो फिर से 70 दिन लगे। तो 70 दिन तो ऊपर लगे, 70 दिन नीचे लगे, तो 70 + 70 कितने दिन होगा, ये टोटल होगा 140 दिन। तो 140 दिन लगेंगे इसे 0.25 तक पहुंचने में। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा। इसकी एक ये देसी अप्रोच है। ये कौन सी अप्रोच है, देसी अप्रोच है। एक दूसरी अप्रोच भी है, दूसरी अप्रोच को आप समझ लो। बैटरी डाउन हो गई, तेरे बैटरी को ठीक करके आ जाऊं। ठीक है बच्चों, भाई बैटरी मैंने चेंज कर दी। दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको यहां पर क्या दे रखा, हाफ लाइफ दे रखी है। हाफ लाइफ कितनी है, 70 डेज है। अब देखो पदार्थ जो है वो 1 ग्राम से है, पदार्थ 1 ग्राम से 1 ग्राम से कितना पहुंच गया, 0.25 ग्राम पहुंच गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा अर्ध आयु काल की फॉर्म में, और बची हुई अमाउंट जो होती है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, अगर उसमें n अर्ध आयु काल लगे हों तो वो ये होती है। n अर्ध आयु काल बाद अमाउंट जो होगी अपने ओरिजिनल का इतना हो जाएगी। n जो है ये है होने, इतनी अर्ध आयु कंप्लीट होने के बाद तो ये बचा हुआ और ये है शुरुआत का। शुरुआत में कितने इसके अंदर परमाणु थे, कितना मटेरियल था, ये शुरुआती मटेरियल बचा हुआ। अर्ध आयु काल ये है 1/2। n जो है ये अर्ध आयु है। कितनी अर्ध आयु लगेंगी, अर्ध आयु ऐसे कितनी अर्ध आयु लगेंगी। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमसे कह रहा है जो शुरुआत में तो 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम को मैंने मान लिया n0। शुरुआत में कितना था, ये n0 था। अब हो कितना गया, 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 1/4 को आप 0.25 कहते हैं। आपने सरसा परसेंटेज पढ़ी रखी है, वहां से आपने समझ रखा होगा। तो इसका मतलब n0 तो n0 है, लेकिन n अर्धायु बाद, n अर्धायु के बाद, n अर्धायु मैं कह रहा हूं कि आपने n अर्धायु लगी हैं। n अर्धायु के बाद जो परमाणु बचे हैं वो ये n/4 आ जाएगा, क्योंकि आपका 1/4 है ना। तो ओरिजिनल का इतना तो बचा हुआ है आपके पास। 0.25 को आप कहोगे ओरिजिनल का इतना बचा हुआ, तो कितनी अर्धायु लगी होंगी, तो लगा लो फॉर्मूला n = n0। 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, n। अब n कितना है आपके पास बचा हुआ, वो है आपके पास n0/4। ऐसा होने में ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितनी अर्धायु लगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ n0 से n0 कटा 1/2 की पावर 2 और ये 1/2 की पावर n, तो n = कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसा होने के लिए 2 अर्धायु लगी हैं। एक अर्धायु है 70 दिन की, 2 अर्धायु कितने दिन की हो जाएंगी, 70 × 70, 70 + 70 कह दो या 70 × 2 कह दो, तो 2 अर्धायु हो जाएंगे 140 दिन की। तो आप इस हिसाब से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका अपना लें, ये वाला तरीका अपना लें, सिंपल सा है, सिंपल सी अप्रोच है। अगला,
यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल, जिसको आप हाफ लाइफ पीरियड कह रहे हैं, 1 दिन हो, तो 1 दिन में वो आधा रह जाएगा, ये वाली बात ध्यान रख लें। तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा, ये वाली बात आप ध्यान रखें। कितने दिन बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का। इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करना, आपको पता है ना कि अर्धायु काल कितना है उसका, 1 दिन। तो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में ये एन नोट था, 1 दिन बाद 1 डे, आफ्टर 1 डे, 1 दिन के बाद कितना हो जाएगा, ये अपने ओरिजिनल अमाउंट का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान। 1 दिन के बाद तो इतना हो गया, अब अगले दिन के बाद इसका भी आधा हो जाएगा, तो आप कहोगे एन नोट अपॉन 2 का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2 दिन के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन नोट अपॉन 4, मतलब 25% रह गया। एन नोट अपॉन 4 का मतलब है 25%, 2 दिन के बाद 25% रह गया। चलो इसे फिर से उठा लो एन नोट अपॉन 4 को। अगले दिन के बाद आपको बताना अर्धायु का मतलब क्या होता है, इसका भी आधा हो जाएगा, तो एन नोट अपॉन 4 का भी आधा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन नोट अपॉन 8, एन नोट अपॉन 8। ओरिजिनल का आपने कर दिया एन नोट अपॉन 8। ये 3 दिन लग गए, 1 2 3 दिन लग गए। अब आपने अगले दिन के बाद क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो एन नोट अपॉन 8 का आधा करोगे तो एन नोट अपॉन 16 हो जाएगा। ओरिजिनल का कितना हो गया, एन नोट अपॉन 16, एन नोट अपॉन 16। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे। अब देखो एन नोट अपॉन 16, तो एन नोट अपॉन 16 जो हुआ है वो कितने टाइम बाद हुआ है, कितनी अर्धायु लग गई, 1 अर्धायु, 2 अर्धायु, 3 अर्धायु, 4 अर्धायु लगी हैं। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे, बचा हुआ जो है वो ओरिजिनल का कितना होगा, 1/2 की पावर एन। एन कितनी लगी है, अब वो कह रहा है 4 दिन के बाद, तो इसका मतलब 1 अर्धायु 1 दिन की है, तो 4 दिन में कितनी अर्धायु लग चुकी होंगी, 4। तो एन नोट इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू, इसको मिटा दें, ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर 4। इस हिसाब से डायरेक्ट पहुंच जाता आप एन नोट अपॉन 16 पे। एन नोट अपॉन 16 का मतलब आप समझते हैं, एन नोट अपॉन 16 का मतलब होता है 6.5%। देखो 1/16 दे रखा, तो इसको मतलब ये हो गया, इसको आप अगर 1/16 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 बार 4 चौक 16, तो 25 के 4 हिस्से करो, 25 के अगर 2 हिस्से करूंगा तो 12.5, 12.5 का भी आधा हिस्सा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.25%। तो 6.25 को आप कहते हो 1/4%। तो ये आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, वरना आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 अर्धायु के बाद 50% रह जाएगा, फिर अगले अर्धायु के बाद 50% का भी आधा, मतलब कितना हो गया, 25%, है ना। 2 अर्धायु लग गई, 50, फिर 25, फिर अगली में कितना हो जाएगा, 25 का भी आधा, 25 का आधा होता है 12.5%। 3 अर्धायु लग गई, अब 12.5% का भी अर्धायु लगा दो, एक और अर्धायु लगा दो, तो 12.5% का और आधा करोगे तो 6.25%। तो ऐसा करने में 4 अर्धायु लग गई, ओरली सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें दिखानी पड़ती हैं, सब तरह के बच्चे यहाँ प्रेजेंट है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। देखो ये भी ऐसे सोल्व हो जाएगा, 4 महीने है अर्धायु। इस पदार्थ के 3/4 भाग का 6 होने में, 3/4 भाग को बोलते हैं 3/4, इतना तो टूट जाएगा, इतना टूट जाएगा। लेकिन बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, आपके पास एक तो पूरा होता है, उसमें तो 3/4 ये टूट गया, तो बचा हुआ कितना आ गया, 1/4। हम जो फॉर्मूला लगाते हैं n इज इक्वल टू एन नोट, n इज इक्वल टू एन नोट 1/2 की पावर n, n अर्धायु के बाद बची हुई मात्रा, यही तो लगाते हैं। अब n अर्धायु के बाद बची हुई मात्रा कितनी है, 1/4। तो आप देख लो क्या 1/4 इधर से 1/4 किसका, ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल को भी लिखो आप n नोट, यहां भी n नोट चल रहा था, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। n नोट से n नोट करा, इसको कह सकता हूं 1/2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n। कंपेयर करोगे तो n इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3/4 विघटित होने में 2 अर्ध आयु लगेंगी। अब हमसे कह रहा है कि यार 4 महीने जो है वो उसकी अर्ध आयु है, तो ऐसे ऐसे कितनी अर्धायु लगेंगी यहां तक पहुंचने के लिए, 2 अर्धायु लगेंगी। तो इसका मतलब 4 महीने की 1 अर्धायु हो गई, तो 2 अर्धायु में समय कितना हो गया, 4 × 4, या फिर सॉरी 4 + 4, बार बार वही 4 × 4 निकल रहा है। 2 अर्धायु में कितना समय आ जाएगा, 4 + 4, 4 + 4 कितना होता है, 8 महीने। 8 महीने में मसला ये हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो आपने क्वेश्चन क्या रखा उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी घटना हो जाएगी। लगातार बोलने से ये होता है कि इंसान का दिमाग भी दर्द करने लगता है,
वो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। लेकिन भाई जब चीज़ जिम्मेदारी की हो तो फिर तो कुछ ना तो समय दिखता है ना कुछ, बस ये दिखता है कि इन बच्चों का कैसा भला हो। तो बच्चों का ऐसा भला होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, सटीक तरीके से इस पर वार करेंगे, टेक्निकली भी माइंड से भी, कुल मिलाकर के एक प्रिसाइज नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो शेयर जरूर कर दें। अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा है, बिल्कुल होल हार्टेडली बताएं, लिटरली अगर आपने कुछ नया सीखा है तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी वीडियो का, इस पूरी स्लाइड्स का आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। थैंक यू सो मच।